गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल एम्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पार्ट 1 में देख चुके थे कि जो हम बीपीएससी का 67th का टेस्ट पे डिस्कस कर रहे थे, है ना, तो उसका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। और बाकी क्वेश्चन का जो टेस्ट हुआ था, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन थे और करके, जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, जो कि इस बार 67th में आपका होने वाला है मेंस ऑप्शनल में, ठीक है। और 2 क्वेश्चन और थे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। उसके बाद फिर कल के क्लास में क्या होगा कि कल एक और टेस्ट होने वाला है, हमारा जो ऑफलाइन ब्रांच है वहाँ पे बीपीएससी का। जो स्टूडेंट इस बार जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो मैथ ऑप्शनल रखे हुए हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हुए थे टेस्ट में, या जो टेस्ट में हम कल के टेस्ट में भी देंगे, वो सारा इंपॉर्टेंट है। आप उसको मान के चले कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिल सकता है एग्जाम में, जब आप रियल एग्जाम देंगे ऑप्शनल वाला 67 बीपीएससी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो था ए नंबर, जिसका वेटेज 25 मार्क्स होगा, वो कहता है कि एक फैमिली ऑफ कर्व निकालना है। क्या निकालना है? एक फैमिली ऑफ कर्व निकालना है। शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं, हो सकता है कि आपको ज्यादा ब्राइटनेस की वजह से नहीं दिख रहा हो। कहता है कि एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन निकालो जिसका टेंजेंट जो है ना, जिसका टेंजेंट यहाँ पे दिया हुआ है π/4, जिसका टेंजेंट π/4 एंगल बनाता हो, किसके साथ? विद द हाइपरबोला। यहाँ पे एक हाइपरबोला है, यहाँ पे एक हाइपरबोला क्या है, एक्स वाई बराबर सी। एक्स वाई बराबर सी एक हाइपरबोला दिया हुआ है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मुझसे मांगा जा रहा है, उनका टेंजेंट और हाइपरबोला का टेंजेंट दोनों कितना एंगल बनाता है? कहता है कि π/4 एंगल बनाता है, ठीक है। एक कंडीशन हमको दिया हुआ है, क्या? हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ, और हाइपरबोला और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो मुझसे मांगा जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल π/4 है, ठीक है। और यहाँ पे सी क्या है? पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब जान रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज है। ओके, मुझसे क्या मांग रहा है? इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्या मांग रहा है? इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो सबसे पहले हमको जो गिवन दिया हुआ है वही देखेंगे। क्या दिया हुआ है? हाइपरबोला। क्या है यहाँ पे? इसको हटाते हैं। गिवन एक्स वाई इक्वल टू सी। क्या है ये? हाइपरबोलाज। बहुत सारा हाइपरबोला है, क्योंकि सी पैरामीटर है, रियल नंबर सिस्टम से लेंगे तो बहुत सारा निकल के आ जाएगा। कहता है कि एक हाइपरबोला दिया हुआ है, तो दो अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर इसका स्लोप, अगर हम लोग बात करेंगे इसके स्लोप का, तो इसका स्लोप को मान लेते हैं लेट m2 मान लेते हैं, m2 बी द स्लोप ऑफ किसका? टेंजेंट लाइन। स्लोप किसका होता है? टेंजेंट लाइन का होता है। टेंजेंट लाइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। जो हाइपरबोला है उसका टेंजेंट लाइन का स्लोप है। देन आपका m2 कितना हो जाएगा? तो m2 कहता है कि ये हो जाएगा dy/dx। अगर dy/dx देखे इसको थोड़ा सा यहाँ पे, तो y बराबर कितना लिख सकते हैं? c/x। क्लियर है? दिख रहा है? तो dy/dx कितना हो गया? -c/x²। एक मेरा m2 निकल के आ गया -c/x²। क्या करने वाले हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक थ्योरम होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, एक रिजल्ट होता है। अगर आपको एंगल बिटवीन द कर्व दिया हुआ है, तो एंगल बिटवीन द कर्व इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मान लेते हैं कोई पॉइंट पे दो कर्व इंटरसेक्ट करता है, उसका एंगल आपको पता है। अगर पता नहीं है तो उन पॉइंट पे जो टेंजेंट्स लाइन होता है, अगर उनका एंगल पता है, तो मतलब एंगल बिटवीन द कर्व ही हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एंगल मुझे दिया हुआ है π/4, तो π/4 जो है, जो हाइपरबोला है उसका टेंजेंट, और जो रिक्वायरमेंट है मेरा डिफरेंशियल है, जो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना है, उनका टेंजेंट, दोनों का एंगल π/4 है। इसका मतलब दोनों का स्लोप का एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर tan थीटा बराबर, जहां से हम लोग थीटा निकालते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द कर्व एट दैट पॉइंट। ओके, तो थीटा मुझे यहाँ पे π/4 दिया हुआ, तो एंगल कितना होता है? स्लोप होता है ना, तो m1 - m2/1 + m1 × m2, ठीक है। जहाँ पे m1 और m2 क्या है? दोनों कर्व का टेंजेंट लाइन का स्लोप है। क्या है बच्चों? दोनों कर्व का टेंजेंट लाइन का स्लोप है। एक स्लोप तो मैं निकाल दिया यहाँ से, किससे? हाइपरबोला दिया हुआ था। दूसरा स्लोप हम मान के चलते हैं, और वही दूसरा स्लोप जो डेरिवेटिव के फॉर्म में होता है, dy/dx के फॉर्म में होता है, उनको सॉल्व करोगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट मेरा आ जाएगा, है ना। ओके, सिंस फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एंगल बिटवीन द एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स लाइन, टेंजेंट्स लाइन इज कितना दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है π/4 इज इक्वल टू भी बोल सकते हैं, π/4 दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको मानने से पहले हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक और चीज क्या मानते हैं? लेट
m1 बीटा, m1 को कैसे लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं dy/dx जो रिक्वायर्ड होगा मेरा बीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किसका, ऑफ रिक्वायर्ड जो मुझसे मांगा जा रहा है, रिक्वायर्ड कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व। देन उस केस में क्या कर पाएंगे हम, तो कहता है उसके बाद देन मुझे पता है कि tan थीटा की जगह कितना होता है, थीटा मुझे यहाँ पे दिया हुआ π/4, इसको हम लोग या ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा, या डायरेक्ट लिख सकते हैं π/4। कहता है ये कि m1 माइनस m2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। बच्चों ये कहां से आया, तो ये फॉर्मूला टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर जो आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस का, वहां से आता है, एंगल बिटवीन द कर्व वाले चैप्टर से। कहां से, एंगल बिटवीन द कर्व वाले चैप्टर से, ठीक है। तो वहां से हम लोग निकाल लिए, मुझे π/4 दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल, टेंजेंट लाइन के स्लोप, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन का, तो स्लोप के हेल्प से हम दूसरा रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे। tan π/4 मुझे पता होता है कितना है, 1 होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो 1 हो गया। मुझे अगर m1 कितना है, तो m1 कहता है dy/dx है, चलो इसको भी हम यहाँ से लिख देते हैं, m1 कितना हो गया, तो कहता है कि dy/dx माइनस m2 कितना है, तो m2 कहता है यहाँ पे देख लो माइनस c/x², इसका मतलब प्लस c/x², और ये कितना हो गया 1 प्लस, तो 1 प्लस m1 इंटू m2, तो m2 तो माइनस में, तो माइनस m1 और c/x²। काम करते हैं, dy/dx है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो हो गया dy/dx और प्लस c/x² लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस m1, तो m1 का वैल्यू भी dy/dx है, इसको भी तो निकालना है नीचे से, तो ये भी तो dy/dx होगा, इसको पूरा को हटाते हैं, ठीक है, नीचे से भी मुझे निकालना होगा ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस dy/dx और यहाँ पे हो जाएगा c/x², ठीक है, बहुत अच्छा। इसका मतलब हो जाएगा ये 1 माइनस dy/dx और ये हो गया c/x² बराबर हो जाएगा dy/dx प्लस c/x²। अब क्या करना है, अब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बन के रह गया, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के सॉल्व के लिए हम लोग बहुत सारा मेथड जानते हैं, एग्जैक्ट है, लीनियर है, बर्नौली है, वेरिएबल सेपरेबल है, जो भी मेथड सब्स्टिट्यूशन है आपको हेल्प लगे, यूजफुल लगे, आप यहाँ से निकाल के आसानी से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से अब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ से देखिए अगर कितना है 1 माइनस dy/dx c/x², ठीक है, साइड देखते हैं 1 माइनस dy/dx यहाँ पे हो गया c/x² बराबर हो जाता है 1 प्लस dy/dx, कितना आया 1 प्लस c/x² प्लस dy/dx, ओके, c/x² dy/dx और यहाँ पे हो गया c/x²। क्या करेंगे, कुछ नहीं, dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको राइट साइड ही कर देते हैं, तो हो गया 1 प्लस c/x² और इनको लेफ्ट साइड कर देते हैं, तो 1 माइनस c/x²। इसका मतलब ये तो दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। काम करते हैं ना इसमें, x² यहाँ से कॉमन कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा x² माइनस c और यहाँ हो जाएगा x² प्लस c। अब करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट अब कर दो, x² प्लस c, काम करते हैं x² प्लस c और माइनस 2c कर देते हैं, और ये x² प्लस c और यहाँ पे dx। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेट अगर बोथ साइड करोगे उसके बाद क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो दिख रहा है रिजल्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, अब छोटा है, फटाफट आप लोग जल्दी से कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 2c/x² प्लस c, ये हो गया dx, जैसे y हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस 2c, ये हो जाएगा 1/√c का स्क्वायर प्लस x² tan इनवर्स में, तो √c और tan इनवर्स x/√c और प्लस एक c डैश मान लेते हैं, c तो मेरा पैरामीटर जो गिवन क्वेश्चन में था, c डैश एक न्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हैं, किसके लिए, फैमिली ऑफ कर्व के लिए, रिक्वायर्ड जो फैमिली ऑफ कर्व मांगा गया उनके लिए, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, y बराबर यहाँ लिख देते हैं कितना x माइनस 2√c और
tan इनवर्स x बाई रूट सी और प्लस सी डैश। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया क्या किया यहाँ से? ओके, तो ये जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसको कैसे लिखेंगे? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को लिखते हैं हेंस, है ना, हेंस द फैमिली ऑफ कर्व, द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व इज फैमिली ऑफ कर्व, है ना। कितना आ गया यहां से? तो कहता है कि y बराबर आ गया x माइनस यहां से 2 रूट सी और tan इनवर्स x बाई रूट सी और प्लस सी डैश, 2 रूट सी tan इनवर्स x बाई रूट सी और प्लस सी डैश, है ना। जहां पे सी डैश इज एन कितना है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और c मेरा क्या है? c गिवन कांस्टेंट एंड c जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था कांस्टेंट। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। ठीक है, ओके, ये अगर ये क्वेश्चन हो गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा हो, अगर नहीं भी दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, अभी क्रॉप करके लेके जाएंगे। हो सकता है प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नहीं भी दिख रहा हो। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है सारा चीजें तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्या है कि आपको बीपीएससी से रिलेटेड अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन और टॉपिक हो उस पर डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या हो, कि सारा चीजें ऑप्शनल पेपर के लिए आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। ठीक है, तो लाइव क्लास भी हम लोग डेली शेड्यूल पे लेंगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफर्टेबल रहेंगे, ऐसे मेरे ऑफलाइन तो अच्छे से चल ही रहा है, तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन उन स्टूडेंट के लिए भी कम से कम कुछ हद तक इतना तो कर दे ताकि वो घर बैठे, अगर इच्छा शक्ति उसका अच्छा हो या वो चाहता हो कि नहीं हम वहां से कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं? घर बैठे भी हो सकता है, लेकिन आपको एकदम दृढ़ संकल्प लेना होगा कि नहीं अभी क्लास का टाइमिंग है या लाइव क्लास चलेगा तो हमको क्लास ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे फ्री है, आजाद है, तो मतलब जो किया देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, फिर कल वाला कब कीजिएगा टास्क। ठीक है, तो वैसा नहीं सोचना, आज का आज ही निपटा देना है ना। तो जो भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे वो तो देखना ही है, साथ में इसके बाद जैसे जैसे करके यार, और 2023 से क्या करेंगे हम लोग? लाइव भी क्लासेस लेंगे। किसके लिए? बीपीएससी 68 के लिए, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए, या नहीं तो आप रेगुलर मेरा जो चैनल है उनको चेक करते रहें। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है नोटिफिकेशन से, तो आप ऑफ रखिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल को रेगुलर चेक करते रहे कि कोई न्यू वीडियोस, कोई न्यू नोटिफिकेशन या कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है बीपीएससी से रिलेटेड, वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, या कम्युनिटी में जाके देख लीजिए, कुछ अनाउंसमेंट होगा तो आप वहां से चेक करते रहिए और अपना स्टडी को रेडी रखिए। ओके, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए, ये भी वेटेज कितना रखता है? 25 मार्क्स का ही रखता है। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर है। एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, क्या कहता है? ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, जहां ए बी सी तीनों क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है। तीनों क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पे एज ए सॉल्यूशन के पर्पज से लिख देते हैं। हमको क्या दिखाना है? तो कहता है वी हैव टू शो दैट, मुझे दिखाना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना पड़ेगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ये हो जाता है ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी एंड सी, जहां पे क्या बच्चों? ए बी सी तीनों का तीनों क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है। इसका मतलब कंपोनेंट वाइज अगर लिखना चाहेंगे ए वेक्टर को तो क्या होगा? ए1 आई कंपोनेंट आई वेक्टर यूनिट वेक्टर प्लस ए2 जे वेक्टर प्लस ए3 के वेक्टर। क्लियर है यहां से सारा चीजें? ठीक है, तो ये तो लिखा हो गया, इसको हमको प्रूव करना है। जहां पे ए बी एंड सी आर क्या है? कांस्टेंट, आर क्या है? कांस्टेंट वेक्टर्स।
क्योंकि वेक्टर भी होता है तो एक कांस्टेंट वेक्टर है या तो वेरिएबल टाइप से भी होता है ना, जिसका क्या होता है आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट एज ए वेरिएबल होता है, नहीं तो फिर ये कांस्टेंट है, वेरी नहीं करना है। ओके, अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो हम कुछ तो सपोज कर ही सकते हैं ना, कैसे, हमको ये प्रूव करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आता भी है ना। तो छोटा क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना है कि चलो ये तो हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन डबल हो गया ऑडिटर वगैरह के लिए, सब के लिए पूछता है और अक्सर बीपीएससी में भी पूछता है। ठीक है, वो आपका बेसिक चीज का भी वो देखना चाहता है कि आपको बेसिक भी पता है कि आप बस खाली एडवांस ऐसे रट के आ गया बस हो जाएगा, है ना। और ये छोटा छोटा शॉर्ट टाइप में भी आगे चल के दे सकता है, जैसा कि हम पिछला वीडियोज में हम लोग जो पार्ट 1 में देखे हुए थे उस तरह से। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, कांस्टेंट वेक्टर है तो मान लेते हैं ए वेक्टर को क्या a1i प्लस a2j प्लस a3k, इस तरह से हम लोग मान लेंगे। ये a मान लिए, b मान लेते हैं कंपोनेंट वाइज, तो ये ले लेते हैं b1i और b2j एंड b3k। उसके बाद c भी ले लेते हैं, c वेक्टर कहता है कि c1i c2j और C3k। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो ए बी आई जे के वो यूनिट वेक्टर है, वो अलग बात है कि हम आई जे के पे क्या कैप नहीं लगा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड में कैप लगता है यूनिट वेक्टर के लिए, लेकिन नॉर्मल भी अगर आई जे के कंपोनेंट लिखे तो आपको ये मान के चलना है कि वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ओके, ये दिया हुआ है, मुझे क्या पढ़ना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को इस तरह दिखाना है। तो एक काम करते हैं ना, पहले बी क्रॉस सी का वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो बी क्रॉस सी वेक्टर तो कैसे होगा, नाउ कैसे होगा, बी क्रॉस सी किस तरह से डिफाइन होता है, तो कहता है इसको डिटर्मिनेंट आई जे के b1 b2 b3 और c1 c2 c3, यही ना करेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसका मतलब b क्रॉस c वेक्टर कितना हो जाएगा, i, यहाँ पे हो गया b2 c3 माइनस c2 b3, इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हो गया C2 B3। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा I माइनस J कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया B1 C3 माइनस C1 B3 और प्लस अगर हम K कर दें, उम्मीद करते हैं कि आपको नीचे दिख रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, K कर देंगे तो B1 C2 माइनस C1 B2। क्लियर, ये मेरा आ गया B क्रॉस C। मुझे क्या चाहिए, A डॉट सी भी चाहिए, तो अब इधर करते हैं, जगह है मेरे पास प्रॉपरली। अब क्या काम करेंगे, A क्रॉस B क्रॉस C नॉर्मली। अब A डॉट सी का मतलब होता है A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 और B के साथ क्या करें, B क्या है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, उसके साथ कोई भी वेक्टर जस्ट मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे ये वाला वेक्टर है वो भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से, ओके, अब यहां से करो A क्रॉस B क्रॉस C, यही ना करेंगे, A क्रॉस B क्रॉस C, तो फिर वही बात हो जाएगा I, यहाँ पे तो हो जाएगा A1, लेकिन B क्रॉस C का I कंपोनेंट कितना, यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ से कहता है कि B2 C3 माइनस C2 B3, इतना आ गया। ठीक है, फिर ये हो गया J, यहाँ पे कर देते हैं A2, फिर उसके लिए यहाँ पे कितना हो गया, तो कहता है कि एक काम करते हैं, इसका कुछ A1 A2 A3 नाम दे दें, या अभी कर सकते हैं इसके लिए थोड़ा सा, यहाँ पे कर देते हैं J, यहाँ पे कर देते हैं A2, और ये वाला हो गया B1 C3 माइनस C1 B3। छोटा छोटा हो सकता है तो आप देख लीजिएगा अच्छा से थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन करना है। या तो आप LHS को RHS प्रूव कर दीजिए, या RHS को LHS कर दीजिए, या दोनों के लिए दो इक्वेशन निकाल दीजिए, बोल दीजिए दोनों इक्वेशन बराबर है तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, या दोनों इक्वेशन बराबर है। सिंपल बात है, कुछ इसमें ज्यादा साइंस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, C1 B2। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग देखें फिर वही बात है आई जे के, तो आई कंपोनेंट यहाँ से हो गया, A1 इनके साथ A2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, A इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बड़ा निकलेगा A2, इसका मतलब ओके, तो ये हो गया मेरा A2, कितना आ गया, ये गया A2 B1 C2 माइनस C1 B2, ये आ जाएगा। ठीक है, और माइनस A3
तो हो गया B1C3 माइनस C1B3, ये हो गया आपका आई कंपोनेंट, ठीक है, माइनस जे। फिर जे के लिए अगर आप देखेंगे तो A1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया A1 B1C2 माइनस C1B2, इस तरह से हो जाएगा। फिर हो जाएगा आप देखेंगे तो माइनस A3, ठीक है, और B2C3 माइनस C2B3 और प्लस के। फिर के लिए देखेंगे तो के लिए जब देखेंगे तो हो जाएगा A1 कितना हो गया B1C3 माइनस C1 और ये हो जाएगा माइनस A2 के साथ B2C3 माइनस C2B3। कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। अब आपको इसको कैसे ऐसा अरेंज करना है, ऐसा अरेंज इसको करना है, कैसा करना है इसको, बस कुछ नहीं अरेंजमेंट करना है जो ये A डॉट सी बी और माइनस A डॉट बी बन जाए। ये जब आप अरेंज कीजिएगा इसको तो ये ऐसा आएगा A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 इस तरह के साथ, और यहाँ पे B वेक्टर का है तो इस तरह से आएगा B1I प्लस B2J और प्लस B3K। आपको क्या करना है, यहाँ से अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। उम्मीद करते हैं विजय वाला क्लियर है। और उसके बाद जो है ये माइनस वाला उनमें भी अरेंज करना है। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये इसको बराबर करके यहाँ से हटा देते हैं, ये बराबर करके अगले पेज में लिखते हैं, ठीक है, ये बराबर करके अगले पेज में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। अगले पेज में लिखते हैं इसको, ये जो हो जाएगा बराबर करके यहाँ पे तो A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर बराबर आ जाएगा यहाँ पे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 और ये हो जाएगा यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा B1I B2J। क्या करना है, ये दिखेगा नहीं, वहां से अरेंजमेंट करना है, राइट साइड जो दिया हुआ था उसको अरेंजमेंट करना है। और उसके बाद माइनस फिर आएगा A1, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ये C1 के साथ पहले आएगा, ठीक है, पहले किसके साथ आएगा, C1 के साथ आएगा। तो A1 C1 A2 C2 और A3 C3 और यहाँ पे हो जाएगा B1I प्लस B2J प्लस B3K। उसके बाद होगा माइनस A1 B1 A2 B2 और A3 B3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C1I C2J और C3K। तो इसको क्या करना है, कहाँ से आएगा, ये जो इधर दिया हुआ है, ठीक है, ये जो हम यहाँ पे निकाले हैं टोटल उन्हीं में से आएगा। जैसे कि यहाँ पे B1 I के साथ, तो I के साथ कौन सा B1 वाला लेना है, फिर J के साथ यहाँ जो B2 वाला है यहाँ पे B2 वाला लेना है, फिर K के साथ क्या करेंगे B3 वाला लेना है। उसके साथ फिर सबको बाकी को कॉमन लेगो तो देखना सारा का सारा एक साथ कॉमन आ जाएगा। उसी तरह से फिर A1 C1 के साथ करेंगे तो सारा यही का अरेंजमेंट ही जो हम अगले पेज पे लिखे हुए थे यहाँ पे वो वाला आएगा। इसका मतलब ये कितना दे दिया, तो कहता है कि ये दे देगा A डॉट सी, क्योंकि A डॉट सी डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे दो वेक्टर का, तो उसका कंपोनेंट वाइज क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। इधर कितना है तो कहता है कि ये B वेक्टर हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा A डॉट बी और इधर हो जाएगा C वेक्टर। जो मुझसे मांगा गया था वो मेरा आ गया, जो मुझसे मांगा गया था वो आ गया। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ क्या है कैलकुलेशन ही करना है, उसके अलावे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है कैलकुलेशन ही करना था, ठीक है। ओके, तो हेंस प्रूव्ड आ गया कंप्लीट रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट मेरा यहां से आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 2 नंबर का और करके पूछता है। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन में हम लोग ए और बी देख लिए, अब उसका और वाले पोर्शन का ए और बी हम लोग देखेंगे। तो ए वाले पोर्शन में क्या कहता है, तो ए वाले पोर्शन में कहता है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम अभी जस्ट इसको लिखेंगे 2xy माइनस जे प्लस वाई के कोई एक फंक्शन है। कहता है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालो वेक्टर फंक्शन का, जहां पे v जो है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या देता है कि एक सरफेस है जिससे वो बाउंडर कुछ सर्टेन कंडीशन है। तो सरफेस बाउंडेड बाय द सरफेस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, z इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड z इक्वल टू 2।
x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, z इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड z इक्वल टू 2। ये क्या है, एक सरफेस दिया हुआ जो जिससे कि एक वॉल्यूम मेरा क्लोज्ड होता है, एक वॉल्यूम जनरेट होता है, उस वॉल्यूम पे जो वेक्टर फंक्शन है उसका ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालना है। सिंपल ये क्वेश्चन है। ओके चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को, फिर समझते हैं आगे में। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन मुझे दिया हुआ है f दिया हुआ है, कितना है 2xyi, ये 2 है स्टार्टिंग में, z नहीं समझना है, माइनस जी और प्लस y के ये दिया हुआ है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड, मुझे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ट्रिपल इंटीग्रेशन v f dv। मुझे ट्रिपल इंटीग्रेशन v f dv फाइंड करना है, where v is the volume, v is the volume bounded by कुछ रीजन, सर्टेन रीजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कहता है कि x बराबर 0 ले लो, x बराबर 3 ले लो। अच्छा बहुत बढ़िया, x का लिमिट क्या दे दिया हमको, कांस्टेंट दे दिया। ओके, z बराबर y ले लो एंड z इक्वल टू 2। इसका मतलब y और z में एक प्लेन रीजन बनेगा मेरा, जो भी होगा 2 डायमेंशनल, और x जो है 0 से 3 ये क्या कर दिया, कांस्टेंट रेंज में कर दिया। अगर थोड़ा सा इसका फिगर भी देख ले कि हम लोग का रीजन होगा क्या उसके बारे में, तो मान लेते हैं ना ये कोई, ये है मान लेते हैं y है, y एक्सिस है, और ये है z है, और ये क्या है मेरा यहाँ से ये है मान लेते हैं y एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ से क्या होगा, y का जो हो जाएगा मेरा z इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स मेरा कुछ इस तरीके से जाएगा, z इक्वल टू ऐसा करके, और कहता है फिर z इक्वल टू 2, तो ये हो गया मेरा z इक्वल टू 2, ये हो गया z इक्वल टू 2, और ये हो गया z इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो y और z प्लेन पे अगर हम रीजन को देखें तो कौन सा रीजन हो रहा है, तो पूरा का पूरा ये वाला रीजन हो रहा है y और z प्लेन पे देखें, और x वाला तो जो वॉल्यूम है वो तो x तो मेरा कांस्टेंट ही वेरी कर रहा है। क्लियर है, दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे मेरा जो ये जो पॉइंट होगा कितना होगा, कहता है z का वैल्यू 2 रखो, तो y का वैल्यू कितना दे देगा, -√2,2, और ये वाला पॉइंट कितना देगा बच्चों, तो ये हो जाएगा √2,2, z तो 2 ही है, y √2 से 2 में गया। ओके बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन का बाउंड्री मिल गया हमको। अगर हम y को कांस्टेंट लिमिट वेरी कराते हैं तो z मेरा क्या होगा, वेरिएबल चलेगा, और x तो ऑलरेडी मेरा वेरिएबल है ही। तो हम क्या करेंगे, इसको आसानी से ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो मेरा सेटअप है वो तैयार कर लेंगे। और वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है तो सेम टू सेम जैसे हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम लोग करते हैं, वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं या वॉल्यूम का ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, सेम काम यहाँ भी करेंगे। बस यहाँ है कि उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एज ए मेंटेन रहेगा, उसके साथ जो फंक्शन होगा उनका रिजल्ट होगा। फाइनल में जो आएगा एक इस कांस्टेंट वेक्टर मेरा रिजल्ट आएगा। फाइनल क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट वेक्टर ही आने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर ही आने वाला है। ओके, ये यहाँ पे दे दिया। सो कितना निकालना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन v f dv। तो क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहता है x बराबर कितना है, 0 से 3 है, रख लो इसको। y बराबर क्या ले लेते हैं, तो कहता है -√2 से √2 ले लो। हम चाहते हैं कि y का लिमिट -√2 से √2 चला जाए। अगर y कांस्टेंट रेंज में वैरी करेगा तो x क्या z क्या होगा, तो z कहेगा पाराबोला से हम 2 तक जाएंगे, नीचे से ऊपर तक, है ना एलिमेंट्री स्टेप। तो z का वैल्यू y स्क्वायर से लेकर z का वैल्यू 2 तक चलेगा। तो z क्या होगा, तो कहता है z बराबर y स्क्वायर से लेकर z का वैल्यू 2 तक। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो फंक्शन कहता है कि 2xyi माइनस जे और प्लस y के, ये है फंक्शन। पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, अब फाइनल में किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। बच्चों हम लोगों को कई सारी चीजें इसके बारे में पता है कि अगर हम लोग डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन या मल्टीपल इंटीग्रल में पढ़ते हैं, तो अगर z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो उसको छोड़ के बाकी सारे जितने वेरिएबल है वो उस वक्त क्या ट्रीट होंगे, एज ए कांस्टेंट। क्या होगा, एज ए कांस्टेंट। मतलब z के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो z ही वेरिएबल ट्रीट होगा, बाकी सारे x y या और भी जगह वेरिएबल है वो सारा का सारा कांस्टेंट ही उस वक्त के लिए हम ट्रीट करेंगे। जैसे z का काम खत्म हो जाएगा, फिर अगले के रिस्पेक्ट में जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे z खत्म होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y में x जो होगा वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। फिर y खत्म हो जाएगा तो फाइनल x के रिस्पेक्ट में करके हम एक कांस्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है तो मेरा वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर फाइनल आंसर आने वाला है। ठीक है, हाँ इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इनमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन
कोई मिस्टेक वगैरह होता है तो फाइनल आंसर जो है आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से जो भी होगा गलत आंसर आएगा। लेकिन आपका स्टेप वगैरह प्रोसेस सही है तो आपका ज्यादा मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन आप प्रोसेस वगैरह नहीं पता है, कुछ भी करके जैसे भी कर रहे हैं तो फिर फंस भी सकते हैं। दूसरी बात, आप चाहे तो इनको ट्रिपल इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ये वाले आई कंपोनेंट के फंक्शन के लिए, दूसरा जे कंपोनेंट के फंक्शन के लिए और तीसरा के लिए। तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वैसा नहीं करें। क्यों नहीं, हम एक साथ ही करेंगे क्योंकि आई जे के तो क्या है, ये तो जस्ट डायरेक्शन और तो कुछ है नहीं। वो वेरिएबल नहीं है ना कांस्टेंट है, वो तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनको वैसे ही रहने देंगे। और जो वेरिएबल्स बाकी सारे हैं उनके रिस्पेक्ट में जो भी इंटीग्रेशन का मेरा मतलब प्रॉपर्टीज होता है उनका यूज करके आराम से फाइंड करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको अलग कर देते हैं। तो अलग नहीं करें, उससे टाइम आपका ज्यादा लगेगा। एक साथ ही काम करते हैं ना, स्टेप जंप करते हैं, बचेगा स्टेप, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ 0 से 3 ये हो गया -√2 से √2। पहले हम लोग क्या करते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में, या जेड नहीं है तो क्या कर देते हैं 2xy आयोटा और जेड लगा दिए, ठीक है। माइनस यहाँ पे जे कंपोनेंट रख दिए, यहाँ भी जेड नहीं है, जेड तो किसी में भी नहीं है। काम करते हैं एक साथ ही जेड को रख लेते हैं। ये सारा का सारा मेरा कितना होगा 2xy आयोटा और -j और +y की, ये हो गई एक साथ और ये हो गया जेड। जेड का रेंज क्या बचो, तो कहता है y² से लेकर 2 और यहाँ पे dy dx, y² से लेकर 2 dy dx। क्लियर है, यहाँ पे सारा चीजें दिख रहा है। अब क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा इसको सही ढंग से कर देते हैं। y का वैल्यू -√2 से √2। अब यहाँ पे 2 - y² आ जाएगा, कितना आएगा 2 - y²। ये हो गया i - j प्लस y के। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो कहता है कि 2 - y² और ये हो गया dy। क्लियर है, 2 - y² हो गया। अब क्या करना है y के रिस्पेक्ट में करने के लिए, तो पहले इनको सारे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई तो कर दे, है कि नहीं। वो तो करना पड़ेगा, तब तो जाके फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। ओके, यहां से देखते हैं, इसको कॉपी तो नहीं कर सकते हैं। 0 से 3 -√2 से 2 2xy के साथ 2 - x² करते हैं, बराबर। कौन सा बराबर चल रहा है ये भी लिख देते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन v और मेरा f dv, यही चल रहा है, ठीक है। ये हो गया 0 से लेकर 2, 0 से लेकर आई थिंक शायद 3 है, 0 से लेकर 3 और -√2 से 2, ठीक है। ये हो गया 0 से लेकर 3 और यहाँ पे हो गया -√2 से 2 और कितना आ गया यहाँ से मेरा 2xy और 2 - y² सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2xy और 2 - y²। ये हो गया i कंपोनेंट माइनस j के साथ था तो ये हो जाएगा मेरा 2 - y²। ये हो जाएगा j कंपोनेंट के साथ। फिर कितना था, फाइनल देख लेते हैं, प्लस y के साथ हो जाएगा 2 - y², है ना, प्लस y के साथ हो जाएगा तो 2 - y²। ये हो जाता है k। पूरे का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, तो y के रिस्पेक्ट में और फाइनली x के रिस्पेक्ट में। पहले y के रिस्पेक्ट में कर लो, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करो, या आप सबको अलग अलग करके भी कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, 0 से 3 -√2 से 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 4xy - 2xy³। ये हो गया मेरा i माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 - y²। ये हो गया मेरा j प्लस 2y - y³। ये हो जाएगा k। ये हो गया dy dx। कितना हो गया dy dx। क्यों ना इस पे काम करें कि यहाँ पे x का लिमिट और y का लिमिट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब दोनों का अगर रीजन बनाएंगे रेक्टेंगुलर एरिया देगा। इसका मतलब जो फंक्शन है उनमें x और y को सेपरेटली करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा ना। जैसे इस पूरे फंक्शन में यहाँ सिर्फ x है तो 4x का कितना हो गया, तो x²/2 इसका लिमिट है यहाँ पे 0 से 3 और यहाँ पे y है तो y का कितना हो जाएगा, तो y²/2। तो इसका लिमिट हो गया मेरा -√2 से 2। और गौर करना बच्चों एक चीज, यहाँ पे y ऑड फंक्शन है, यहाँ भी y ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का तो क्योंकि लिमिट y का -√2 से √2 तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। इनमें भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये पोर्शन ऐसे ही 0, यानी k कंपोनेंट तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ दोनों इवन है तो यहाँ कुछ j कंपोनेंट बचेगा, इसमें भी नहीं बचने वाला है। तो फाइनल आंसर मेरा आएगा भी ना ओनली j वेक्टर में ही आएगा, बाकी x मतलब सिर्फ y एक्सिस में आएगा, x और z एक्सिस तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लिए -2 x का कितना हो जाएगा x²/2, 0 से 3 y³ का हो जाएगा y पर पावर 4/4 और ये -√2 से √2, ठीक।
हो गया, ये पूरा का पूरा आई कंपोनेंट है, पूरा का पूरा आई कंपोनेंट है, ठीक है। अगला वाला देखेंगे माइनस, यहाँ पे हो गया x जे कंपोनेंट के लिए 0 से 3 और 2y माइनस वाई स्क्वायर का, तो y क्यूब बाई 3 यहाँ आएगा, इसी में से कुछ रिजल्ट मेरा आने वाला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेरा माइनस है, जे कंपोनेंट हो गया, और प्लस जैसे कि यहाँ पे x नहीं है तो x लिख दिए, 0 से 3 किसका, dx का, हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, आप इतना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मेरा x और y का जो रेंज है, जो यहाँ पे लिमिट है, वो क्या कांस्टेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, तो दोनों फंक्शन को हम सेपरेटली इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक थ्योरी होता है, प्रॉपर्टीज होता है, आप कर सकते हैं। नहीं तो आप पहले y के रिस्पेक्ट में कर लो, x को कांस्टेंट मान के, फिर बाद में x के रिस्पेक्ट में करो, सेम रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ओके, इनका देख लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई पर पावर 4/4, ये हो गया माइनस √2 से √2, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, कहता है ये k कंपोनेंट होगा। कितना हो जाएगा यहाँ से, तो अगर इनको देखेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 4 और 9/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 रख देंगे, तो 2 माइनस 2 खत्म, और माइनस यहाँ पे 2 और 9/2, और यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 का पावर 4 यानी कि 2 स्क्वायर 4, तो 4 4 कैंसिल, तो 1 माइनस 1, ये पूरा का पूरा मेरा कितना हो गया, आई कंपोनेंट। क्लियर है, बीजी वाला सबको दिख रहा है। उसके बाद माइनस यहाँ पे कर देते हैं जे के लिए, तो हो गया 3, और यहाँ पे कितना हो गया, इसको करते हैं 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस √2, यहाँ पे √2 हो जाएगा, √2 प्लस √2 2√2 है कि नहीं, तो यहाँ पे हो गया 4√2 माइनस √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 है कि नहीं, और 2√2 और प्लस 2√2, तो कितना हो गया 4√2/3, यही हो गया, इतना हो गया, लोअर लिमिट भी लगा दी है इसको, 2√2 माइनस 2√2/3 हो गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर, ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया जे कंपोनेंट। और के के लिए अगर बात करें, तो यहाँ पे हो गया 3 और इधर हो गया 2, यहाँ पे √2 है, छूट गया, कुछ मिस्टेक हो गया था, यहाँ भी √2 है, ठीक है, यहाँ भी √2 है, क्योंकि माइनस √2 से √2 रेंज गया था, ठीक है, तो यहाँ पे कितना √2, तो हो गया ये 2 माइनस 2 इस वाले के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1, आप इसको पूरा कैलकुलेट करके देख लो, तो ये इतना ही आने वाला है, ठीक है, ये इतना ही आने वाला है, इतना ही। इसको देखोगे तो ये हो गया 0, पूरा का पूरा 0 आई, और माइनस यहाँ पे अगर देख लो तो 12 √2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1/3j, इतना ही हो गया, 12 √2, यहाँ पे 4√2 कॉमन ले लिया बच्चों, और k के साथ देखेंगे तो ये हो गया 0 इंटू k के साथ देखेंगे तो 0 इंटू k, ठीक है, और ठीक है, ओके, तो कितना हो गया यहाँ से, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे 12 √2 और 1 माइनस 1/3 2/3, ये हो गया ओनली जी, तो फाइनल मेरा आंसर कितना हो गया 24। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, फाइनल आंसर 24 √2/3 जी, 24 √2/3 मेरा कितना आ गया बच्चों, ये आ जाता है फाइनल आंसर, 24/√3 मेरा आ गया, 24 √2/3 आ गया फाइनल आंसर, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी का ऐसा कांस्टेंट वेक्टर। उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको।